हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दीवाने नीट एंड जेई यूट्यूब चैनल में। मैं प्रांशु अग्रवाल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एच.सी. वर्मा सर के बुक की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं क्लास 11th एंड 12th दोनों के ही चैप्टर्स पैरेलली आपको कवर करवा रहा हूँ। अभी हम क्लास 11th की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी चैप्टर 1 कवर कर चुका हूँ। चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको कवर करवा चुका हूँ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। 3 क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिन भी बच्चों को इन क्वेश्चन से कोई डाउट है वो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप नॉलेज के लिए देख रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि एक आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट माने एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों लगे होते हैं। आरसी सर्किट में डिस्चार्जिंग की कंडीशन में करंट इस तरीके से दिया गया है। करंट की वैल्यू है I = I0 e⁻t/RC। सीधी सी बात है कि आरसी सर्किट जो होता है उस पर करंट की वैल्यू फिक्स नहीं होती। करंट की वैल्यू टाइम पर डिपेंड करती है। तो करंट की जो वैल्यू है वो टाइम पर इस तरीके से डिपेंड कर रही है इस इक्वेशन के थ्रू, जहां पर I0 की वैल्यू मुझे दी गई है, R की यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, और C माने कैपेसिटेंस की वैल्यू मुझे दी गई है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो आगे मुझसे कहा गया है फर्स्ट पार्ट में कि I यानी कि करंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए एट t = 0.3 सेकेंड। तो मुझसे 0.3 सेकेंड पर करंट की वैल्यू पूछा है। करंट की वैल्यू क्या है? ये वाली, जिसमें I0 R C सब मुझे पता है, बस t की वैल्यू यहाँ दी गई है, पुट करूंगा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो इसका बहुत ईजी होने वाला है, बस कुछ नहीं करना, सीधे सीधे वैल्यूज पुट कर देनी है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखेंगे? पुट t = 0.3 सेकेंड इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा? I = I0 की वैल्यू कितनी है? 2.00 इंटू e⁻t। t की वैल्यू कितनी है? 0.3 डिवाइडेड बाई RC। R की वैल्यू क्या है? 6 × 10⁵ इंटू C कितना है? 0.5, लेकिन माइक्रोफैरेड में है। माइक्रोफैरेड में है तो 10⁻⁻6 रहेगा। सही है। अब देख लेते हैं। तो I = 2.0 यानी कि मैं सीधे सीधे इसको 2 भी लिख सकता हूं। तो 2 × e⁻−0.3 डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसको चाहूं तो कितना लिख सकता हूं? देखो 6 × 0.5 कितना बनेगा? 3 × 10⁻⁻6 और +5, तो कितना हो जाएगा? 2 × e⁻−0.3 अपॉन 3 × 10⁻⁻1, जो कि 0.3 बनेगा, और 0.3 से 0.3 कट जाएगा, ये आ जाएगा e⁻−1। तो कुल मिलाकर के मुझे करंट की वैल्यू कितनी मिल गई? 0.3 सेकेंड पर 2/E एम्पियर। ठीक है, 2/E एम्पियर। तो फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा, इसमें तो कुछ खास था ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। अब अगर सेकंड की बात करें, हम सेकंड की बात अगर मैं आपके साथ कहूँ तो सेकंड पार्ट में मुझसे कहा जा रहा है कि फाइंड आउट कीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी कि di/dt एट t = 0.3 सेकेंड। तो कैसे करेंगे? तो याद करो क्वेश्चन नंबर 22, अपनी प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको कराया था उसमें मैंने सेम इक्वेशन का यूज करके di/dt कैलकुलेट करके बताया था। ठीक है, क्या कैलकुलेट किया था? di/dt कितना आया था? -I0 e⁻−t/RC डिवाइडेड बाई RC। जिन बच्चों को समझ नहीं आया ये कहाँ से आया है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारी प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या ऊपर आई बटन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आगे। तो मैंने di/dt की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है ना, जो कि प्रीवियस वीडियो से मैंने फाइंड आउट किया है। मुझे पता है कहाँ से आती है, आप लोगों को समझना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसके बाद अब di/dt कैलकुलेट कब करना है? जब t की वैल्यू कितनी है? 0.3 सेकेंड। तो बस इन सब की वैल्यूज पुट कर दो। -I0 की वैल्यू कितनी है? 2.00, जिसको मैं 2 लिख सकता हूँ, e⁻−t/RC। तो अगेन t की वैल्यू कितनी है? 0.3 अपॉन r की वैल्यू है 6 × 10⁵ इंटू C की वैल्यू है 0.5, लेकिन माइक्रोफैरेड में है तो 10⁻⁻6 होगा, डिवाइडेड बाई RC।
डिवाइडेड बाई क्या है फॉर्मूला में, आरसी। आरसी माने दोबारा से 6 इंटू 10⁵ इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻6 है ना। आर और सी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, चलिए इधर सोल्व कर देते हैं। कितना बनेगा, -2 इंटू ई की पावर -0.36 इंटू 10⁵ 0.5 इंटू 10⁻⁻6। पूरा ये ही वैल्यू है जो हमने अभी सोल्व की है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ई की पावर -1। तो मैं सीधे ई की पावर -1 लिख देता हूँ अपॉन आरसी। आरसी को सोल्व करने के लिए 6 5 जा 30 और 30 का एक पॉइंट लगा हुआ है तो 3 आ जाएगा। 10⁻⁻6 प्लस 5 कितना बनेगा, -6 प्लस 5 -1। तो ये आ गया -2 ई की पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻1। तो -2 अपॉन ये -10⁻⁻1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 20 ई की पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 -20/3 और ई की पावर -1 है, इसको नीचे में अपोन में ला सकता हूँ तो +1 हो जाएगी। तो अपना सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो कितना आ गया, -20/3 -20/3। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? अभी हम कर चुके हैं अपना सेकंड पार्ट। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको सेपरेटली वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा इस क्वेश्चन की दोबारा से। चलिए अब हमें करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है कि आई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जब टाइम की वैल्यू 0.31 सेकेंड है। टाइम की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 0.31 सेकेंड। ठीक है, तो आई की वैल्यू पूछे ना, तो सीधे इस वाली इक्वेशन में टाइम की वैल्यू 0.31 सेकेंड पुट कर देना। आर और सी की वैल्यू आपके पास है। जिस तरीके से मैंने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है वैसे आप सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए सोल्व करने का। वीडियो को पॉज करके आगे मैं सोल्व कर रहा हूँ, बाद में अपना आंसर मैच कर लेंगे। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देखूं, मुझे पूछा गया है करंट एट 0.31 सेकेंड, और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मुझे 0.31 सेकेंड पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सीधे इक्वेशन नंबर 1 में मैं टाइम की वैल्यू को 0.31 पुट कर दूंगा, बाकी वैल्यूज मुझे दिए सभी वैल्यूज को सोल्व करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने इसको ट्राई किया होगा इस मेथड से, तो उनको पता होगा कि आप लोगों का आंसर और बुक का आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो मैच करवाने के लिए क्या करना है आपको, देखो एक एक्सपोनेंशियल ई जो है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। कितनी होती है, 2.71828 डैश डैश डैश, मतलब आगे को चलती रहती है। जैसे पाई की वैल्यू को 3.14 दे देते हैं, लेकिन उससे आगे तक होती है वो। वैसे ई की वैल्यू भी कभी टर्मिनेट नहीं होती, ये आगे तक चलती रहती है। तो हम अप्रोक्सीमेट ई की वैल्यू को कितना दे देते हैं, 2.71828। ठीक है, अब ई की इस वैल्यू को आप अपने आंसर में पुट कीजिए और बुक के आंसर में पुट कीजिए। जब दोनों वैल्यूज सोल्व करोगे तो आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, और वो न्यूमेरिक वैल्यू आपके आंसर के साथ मैच कर जाएगी, यानी कि आपका आंसर और बुक का आंसर मैच कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों का कहना होगा कि सर हमें तो बिल्कुल बुक वाला आंसर चाहिए, बुक में कैसे फाइंड आउट किया है वो मेथड बता दो। तो बिल्कुल बुक वाला मेथड भी मैं आपको बता देता हूं कि बुक में कैसे सोल्व किया गया है। चलिए देखते हैं। देखो हमसे सबसे पहले पूछा क्या है, हमसे पूछा है करंट 0.31 सेकेंड, 0.31 सेकेंड पर। ठीक है, इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, क्योंकि मुझे 0.3 सेकेंड का पता है करंट, क्योंकि वो मैं फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर चुका हूं। तो 0.3 सेकेंड के करंट में मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं 0.01 सेकेंड का करंट, तो मिल जाएगा 0.31 सेकेंड का। सही है, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। अब बस टाइम में थोड़ा सा चेंज किया मैंने, तो मुझे आई की वैल्यू चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूं, जिसमें याद करो प्रीवियस वीडियो जिन लोगों ने मेरी देखी है तो उन बच्चों को पता होगा कि एक क्वेश्चन था समथिंग ऐसे करके π/3 प्लस π/100 हो गया था, फिर उसकी वैल्यू को, है ना, HC वर्मा सर का ही क्वेश्चन है ये। तो इसी क्वेश्चन की हेल्प से, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो x इंक्रीज हो रहा था, तो हमें चेंज इन y फाइंड आउट करना था। वैसे यहाँ पर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो चेंज इन करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या होगा, तो डेल्टा आई इक्वल्स टू di/dt इंटू डेल्टा टी। यस और नो, di/dt की वैल्यू कितनी आई थी, -i/r
आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इंटू डेल्टा टी एज इट इज चलता रहेगा। अब मुझे चाहिए डेल्टा आई, तो डेल्टा आई इक्वल टू माइनस आई नोट की वैल्यू कितनी है 2 इंटू ई की वैल्यू ई की पावर माइनस टी। अच्छा, ये जो वैल्यू होती है, जो डी आई बाई डी टी वाली वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, कहां फाइंड आउट करते हैं हम? ओरिजिनल नंबर पर, यानी कि 0.3 पर, है ना। तो 0.3 अपॉन आरसी, आरसी की वैल्यू कितनी आई थी याद करो, फर्स्ट पार्ट में सोल्व कराई थी, ये भी 0.3 आई थी, डिवाइडेड बाई आरसी, आरसी की वैल्यू अगेन कितनी मिल जाएगी 0.3, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 ई की पावर माइनस 1 अपॉन 0.3, तो माइनस 2 अपॉन 0.3 और ई की पावर माइनस 1 है, उसको मैंने नीचे भेज दिया, ये मुझे मिल गया डेल्टा आई। ये क्या मिला मुझे? डेल्टा आई, जो कि किसकी वैल्यू है? इसकी है, 0.1 सेकंड की चाहिए ना। अच्छा, हाँ एक चीज और रह गया, डेल्टा टी रह गया हमारा पुट करने को, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.01, तो इंटू 0.01, एक काम कर सकते हैं, पॉइंट हटाऊंगा, 0 इंक्रीज हो जाएगा। अब इंटू 0.01 है, तो यहाँ जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0.20 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0.01 की, तो कितना मिलेगा 0.2, और ये ई नीचे पहुंच गया 0.3 ई, ये मुझे मिल गया डेल्टा आई की वैल्यू। अब यहाँ पुट कर दें दोनों वैल्यू, तो आई एट 0.3 सेकेंड तो मुझे मिल चुका है, कितना मिला है 2 अपॉन ई प्लस इसकी वैल्यू। अच्छा एक चीज हो, यहाँ पर ये पॉइंट तो हट चुका है, तो ये पॉइंट हटा देंगे हम, कितना मिलेगा माइनस के 0.2 डिवाइडेड बाई 3e। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर देते हैं, इधर एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 3e, 3 2 जा 6 माइनस 0.2 कितना बनेगा 5.8 अपॉन 3e। तो देखो यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, यही आंसर बुक में दिया गया है। तो अगर आपको बुक का आंसर बिल्कुल एज इट इज मैच करना है, तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा कि एग्जाम में आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। चलिए, तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्लियर हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको सेपरेटली वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहे हैं कि एक ये कर्व है जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है, और हमसे कह रहे हैं कि इस कर्व के और एक्स एक्सिस के बीच में x = 5 से x = 10 के बीच में एरिया पता करना है। सही, तो सबसे पहले तो अगर हमें कर्व की इक्वेशन दी जाती है और एरिया पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको उसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, तो देखो ध्यान ये देना है आपको कि एक तरफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है, यानी कि एक्स जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, और दूसरी तरफ एक्स जो है वो लीनियर यानी कि पावर 1 है। ऐसी इक्वेशन होती है पैराबोला की इक्वेशन। इसका मतलब ये, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ होगा? पैराबोलिक ग्राफ होगा। पैराबोलिक ग्राफ इस तरीके से भी बन सकता है, वाई एक्सिस में भी बन सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में, 4 तरीके से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ ये जो ग्राफ बनेगा ये किधर बनेगा? तो देखने वाली बात यह है कि x जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, वहीं y जो है वो लीनियर डिग्री यानी कि पावर 1 की फॉर्म में है। तो जो पावर 1 की फॉर्म में होता है उसकी तरफ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये y एक्सिस में बनेगा। अब देखो y एक्सिस में भी मैं पॉजिटिव x की तरफ ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नेगेटिव x से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर मुझसे जो एरिया पूछा है ना, वो पॉजिटिव x की तरफ का पूछा है। देखो x = 5, मान लो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है x = 5, और सपोज कर लेते हैं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है x = 10। एक्चुअल रीडिंग के साथ आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक आइडिया देना है। अब आपसे देखो ग्राफ और एक्स एक्सिस, और वो एक्स एक्सिस में भी कहां से 5 से लेकर 10 तक के बीच का एरिया पूछा है। ठीक है, माने ये वाला एरिया, क्लियर हुई बात? चलिए, तो अब इस एरिया का नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। अब क्या करना है आपको? आपको यहां पर करना ये होगा कि जो भी एरिया आपको फाइंड आउट करना है ना, मान लीजिए ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो इस कर्व से किसी एक एक्सिस पर जो आपके लिए इजी हो, जैसे मेरे लिए एक्स एक्सिस इजी है यहाँ पर, तो एक्स एक्सिस पर एक स्ट्रिप बना देंगे, है ना।
एक छोटी सी, मतलब जिसकी थिकनेस को मैं मान सकता हूँ dx, बहुत छोटी सी स्ट्रिप, ठीक है। और इस स्ट्रिप में देखो एक्चुअल में ये होगा कि ये जो है ना ये वेरिएशन आ रहा है, लेकिन ये मैंने बहुत छोटी सी थिकनेस की मानी है, तो मैं इसको कांस्टेंट मान सकता हूँ, मतलब ये जो पूरी स्ट्रिप है ना ये रेक्टेंगुलर शेप की मानी जा सकती है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, ये y होगी। तो अगर मैं इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया पूछूं तो dA इक्वल टू क्या होगा, y इंटू dx, y इंटू dx, क्योंकि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये छोटा सा एरिया मैंने मान लिया dA इक्वल टू क्या होगा, y इंटू dx। अब बस हो गया, समझो y की वैल्यू क्या है, ये है, पुट कर दो, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इंटू dx। अब क्या करना है, मुझे टोटल एरिया चाहिए, तो छोटे से एरिया से टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दें। तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इंटू dx। लेकिन जो एरिया फाइंड आउट करना है वो कहां से, x इक्वल टू 5 से लेकर 10 तक, तो जो इंटीग्रेशन होता है ना उसके साथ लिमिट भी लगाई जाती है, तो x कहां से वेरी कर रहा है, 5 से 10 तक, तो 5 से 10 तक। बस पहले इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 3 तो एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर इंक्रीज हो जाती है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगी, x की पावर 3, और जो पावर इंक्रीज होकर आई है वो अपॉन में भी लिखते हैं, प्लस 6, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की एक पावर इंक्रीज कर दो डिवाइडेड बाई 2, प्लस 7 के साथ कुछ भी नहीं है, जब खाली कांस्टेंट नंबर होता है तो साथ में x आ जाता है इंटीग्रेशन करते समय। इंटीग्रेशन करने के बाद इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और अब लिमिट यहां लिखी जाएगी 5 से 10। अब कुछ नहीं करना होता, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि x की जगह ये 10 पुट करेंगे, तो 3, अच्छा ये वाला 3 तो कैंसिल, ये 2 से 3 कैंसिल कर दो, तो अब मैं 3 नहीं लिख रहा हूं, क्या बचेगा यहां पर, खाली x क्यूब माने 10 का क्यूब, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स माने 10 का स्क्वायर, प्लस 7 इंटू एक्स दैट इज 10। अपर लिमिट पुट कर दी, अब माइनस लोअर लिमिट, माइनस करके अब लोअर यानी कि नीचे की लिमिट पुट करी जाएगी, तो अब x की जगह जहां जहां x है वहां वहां 5 पुट होगा, तो 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5, इसको कर देते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा 1000, 3 इंटू 10 का स्क्वायर 300 प्लस 70, माइनस माइनस साइन अंदर जाएगा तो 5 का क्यूब 125, माइनस 5 5 जा 25, 3 जा 75, प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो अंदर की सभी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, 7 5 जा 35, सोल्व कर देते हैं, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1370, जो प्लस वाला है, माइनस ये कितना बनेगा, तो 125 75 200 235, माइनस कर देते हैं, तो इन दोनों को माइनस करके हमें मिल जाएगा 1135। एरिया फाइंड आउट किया है, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट, है ना, जैसे मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, वैसे हमने यूनिट का स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर यूनिट। क्लियर हुई बात। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 24 आपको समझ आया होगा। जिन बच्चों को समझ आ गया है जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, बाकी आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। तो अब अगर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 25 में एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू साइन एक्स, और कह रहे हैं कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है इस फंक्शन या इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में, जहां हमें लिमिट दी गई है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई। तो इसी तरीके का क्वेश्चन था तो क्वेश्चन नंबर 24, वहां मैंने आपको बताया था कि ग्राफ बनाने की हमें जरूरत है ना। लेकिन अगर हमें एक्स एक्सिस के बीच में एरिया पूछा है, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया पूछा है, और एक्स एक्सिस के ही रेस्पेक्ट में हमें लिमिट्स दी गई हैं, तो आप बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी अपना एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर आपसे वाई एक्सिस के बीच में ग्राफ और वाई एक्सिस के बीच में एरिया पूछा है और लिमिट्स भी वाई एक्सिस, यानी कि सीधी सी बात है, जिस एक्सिस और ग्राफ के बीच में एरिया पूछा गया है, लिमिट्स भी उसी एक्सिस की फॉर्म में अगर दी गई हैं, तो आप बिना ग्राफ ड्रॉ किए एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ऐसी कंडीशन में आपको सीधे लिखना है
ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स और लिमिट्स x1 से x2। जैसे कि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, साइन एक्स इंटू डी एक्स, x1 कितना है 0 से पाई, तो 0 से पाई। वैसे ही अगर मान लो लिमिट्स y की टर्म में दी होती और एरिया भी y एक्सिस के टर्म में ही पूछा होता, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाता, x dy, उल्टा हो जाता, लिमिट्स y1 से y, बस वेरिएबल्स चेंज हो जाते। सही है, तो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एमसीक्यूज क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अपना टाइम बचाइए, इस तरीके से आप डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तरीका याद रख लेंगे बस। अब क्या करना है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स और लिमिट्स 0 से पाई, चाहे तो माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, तो कॉस एक्स 0 से पाई, ठीक है, कितना मिलेगा, माइनस अपर लिमिट मीन्स कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट मीन्स कॉस 0, कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू -1, अंदर बनेगा -2, माइनस माइनस हो जाएगा +2, ये यूनिट क्या रहेगी, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, वही बात। तो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इजी था, वैसे ही 24 भी था, बस वहां हमें थोड़ा सा ग्राफ बनाने में समझना पड़ा क्योंकि इस टाइप का पहले ही क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो आज के 3 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। तीनों क्वेश्चंस में से अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके डाउट का एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि अब हम एवरी वीक संडे को क्लास 11th एंड 12th के बच्चों के लिए एक ऑनलाइन क्लास अरेंज करने जा रहे हैं, जो यूट्यूब पर नहीं होगी, सेपरेट प्लेटफॉर्म पर होगी। वो प्लेटफॉर्म मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जिन बच्चों को क्लास अटेंड करनी है, हमारे साथ अपनी स्टडीज को बूस्ट अप करना है, वो बच्चे कमेंट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म की लिंक दे दी जाएगी। वो गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते, सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन हम तक आ जाएगी। और संडे को जो क्लास होने वाली है, हम आपको उस गूगल फॉर्म में फिल किए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे और लिंक प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप क्लास अपनी ज्वाइन कर पाएँ। तो अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो गूगल फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि सर हम क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी इनिशिएटिव तभी तक चल पाता है जब उसमें हमें एक क्राउड मिले, है ना, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ ज्वाइन हो। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन रहें, क्लास को ज्वाइन करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन इंक्रीज हो।